नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो आप सभी दर्शकों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको ऐसी कहानियां सुनाने जा रहे हैं जो हो सकता हो कि शायद आपने सुन रखी हो, लेकिन पूरा यकीन है कि आपने नहीं सुन रखी हो। तो बढ़ते हैं ऐसी कहानियों की ओर जिन्हें हमने भुला दिया होगा, या हमारी स्मृति में इतनी कहानियाँ और इतने बलिदान है देश में कि हमें वो हो सकता हो कि याद नहीं है। तो ऐसे ही कहानियों की ओर बढ़ते हैं जो 100% है कि आपने नहीं सुनी होगी। जब आप उनसे इस बारे में सवाल करते हैं कि अंग्रेज़ों ने उनके पिता को गोली कैसे मारी थी, तो सालिहान क्रोध से भर उठती है और उनकी स्मृति ताज़ा हो जाती है। यह साल 1930 की बात है, जब वह मात्र 16 साल की थी। विद्रोही इलाकों में ब्रिटिश राज विरोधी और आज़ादी के समर्थन में होने वाली बैठकों पर ब्रिटिश सरकार सख्त कार्रवाई कर रही थी। ब्रिटिश सत्ता और उसकी पुलिस के खिलाफ देमती ने जो लड़ाई लड़ी उसे सालिहान विद्रोह और गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। कहानी कैसे स्टार्ट हुई या उनकी घटना कैसे स्टार्ट हुई। एक दिन जब वह दूसरी आदिवासी महिलाओं के साथ खेतों में काम कर रही थी, तभी उनके गांव सालिहान में एक युवा दौड़ता हुआ उनके पास आया और चिल्लाता हुआ बोला, उन्होंने गांव पर धावा बोल दिया है, उन्होंने तुम्हारे पिता पर हमला कर दिया है, वे हमारे घरों में आग लगा रहे हैं। वह सशस्त्र ब्रिटिश पुलिस थी जिन्होंने राज्य की बात को मानने से इनकार करने पर एक गांव में कार्रवाई शुरू कर दी थी। कई अन्य गांवों को तबाह कर दिया, जला दिया गया, लोगों के अनाजों को लूट लिया गया, विद्रोहियों को सबक सिखाया गया था। सबर जनजाति के एक आदिवासी देमती देई सबर 40 दूसरी युवतियों के साथ खेत का काम छोड़ सालिया गांव की ओर दौड़ी। बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी ने बताया, मेरे पिता खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे, उनके पैरों में गोलियां लगी थी, उनकी स्मरण शक्ति अब काम नहीं करती, लेकिन इस घटना के जख्म उनके मन में अभी भी ताजा है। माँ आपा खो चुकी थी और बंदूकधारी अधिकारी से भिड़ गई। उन दिनों खेत या जंगल में जाते हुए हम लाठी साथ रखते थे। अगर जंगली जानवर हमला कर दे तो उनसे बचने के लिए साथ में कुछ तो रखना ही पड़ता था, इसलिए हम लाठियां रखते थे। उन्होंने जैसे इस अधिकारी पर उन लाठियों से हमला किया, उनके साथ 40 दूसरी महिलाओं ने भी बाकी हमलावर दस्ते को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। गुस्से में लेकिन सहज हंसी के साथ वे बताती है, मैंने उन बदमाशों को दूर सड़क के किनारे तक खदेड़ा। वह इतना हैरान था कि कुछ भी नहीं कर पाया, वह भागता ही चला गया। उन्होंने उसे पूरे गांव में दौड़ा कर पीटा। उसके बाद उन्होंने अपने पिता को उठाया और उस जगह से दूर ले गई। हालांकि बाद में उन्हें एक दूसरे आंदोलन की अगुवाई करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस इलाके में ब्रिटिश राज विरोधी आंदोलन को संगठित करने में कार्तिक सबर की मुख्य भूमिका थी। लक्ष्मी उन अनगिनत ग्रामीण भारतीयों में से एक है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी। ये आम लोग प्रसिद्ध होने के लिए नेता, मंत्री या राज्यपाल बनने नहीं गए, वे ईमानदार लोग थे जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। जब देश स्वतंत्रता हो गया तो अपने दैनिक जीवन की ओर लौट गए। देश जब स्वतंत्रता के 60वें वर्षगांठ मना रहा था, इस पीढ़ी के अधिकांश लोग इस दुनिया से जा चुके थे। शेष जो बचे वह 80 या 90 साल की उम्र को पार कर चुके होंगे, या अधिकांश या तो बीमार होंगे या फिर कष्ट झेल रहे होंगे। उम्र के मामले में लक्ष्मी एक अपवाद है। वह लगभग 13 साल की आयु में ही आईएनए में शामिल हो गई थी और अब जाकर वह 80 साल की जब 60वां साल बना रहे थे। स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या तेजी से भी घटती जा रही है। ओडिशा राज्य लक्ष्मी पांडा को एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्वीकार करता है और उन्हें हर माह 700 रुपये की मामूली पेंशन मिलती थी। फिर इसमें 300 रुपये की वृद्धि कर दी गई। कई वर्षों तक किसी को ये पता ही नहीं था कि उनका पैसा कहाँ भेजा जाए, लेकिन भारतीय स्टेट उन्हें अभी भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानता था। हालांकि उस समय के आईएनए के कई सदस्य उनके दावे की पुष्टि कर चुके हैं। वह बताती है कि दिल्ली में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जेल में नहीं गई थी। यह सही है कि मैं जेल नहीं गई, लेकिन आईएनए के और भी कई सैनिक जेल नहीं गए थे। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी? अपनी पेंशन के लिए मैं झूठ क्यों बोलूँ?
लक्ष्मी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक थी। ओडिशा की शायद अकेली औरत जिन्होंने आईएनए में अपना नाम लिखवाया और तत्कालीन बर्मा में स्थित कैंप में शामिल हुई। जाहिर है वह अकेली ऐसी जीवित महिला है। वह कहती है कि बॉस ने उन्हें खुद इंदिरा नाम दिया था ताकि उस समय उनकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाका लक्ष्मी सहगल को लेकर कोई भ्रम पैदा न हो। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस शिविर में तुम इंदिरा हो। मेरी समझ तब उतनी नहीं थी, लेकिन उसके बाद मुझे लोग इंदिरा नाम से ही पुकारने लगे। मैंने कुछ नहीं मांगा। वह कहती है, मैंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी, पुरस्कार के लिए नहीं। मैंने अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब इस अध्याय के अंत में मुझे उम्मीद है कि कम से कम कुर्बानी को तो स्वीकार किया जाएगा। वे झंडे को अभी भी तहसील कार्यालय में रखे हुए हैं। यहीं पर उन्होंने इसे 18 अगस्त को फहराया था। 1942 में इसी दिन उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में ब्रिटिश सरकार से खुद के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। मोहम्मदाबाद के तहसीलदार ने लोगों की भीड़ पर गोली चला दी, जिसके कारण शेरपुर गांव के 8 लोग मारे गए अधिकांश लोग कांग्रेसी थे, जिनका नेतृत्व तब शिव पूजन राय कर रहे थे। इन लोगों को तब गोली मारी गई जब वे मोहम्मदाबाद में तहसील भवन के ऊपर तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे थे। जिले में अंग्रेजों के खिलाफ पहले से ही लावा उबल रहा था। इस घटना ने उसे और भड़का दिया। अंग्रेजों ने 10 अगस्त को यहाँ 129 नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। 19 अगस्त तक स्थानीय लोगों ने लगभग पूरे गाजीपुर पर कब्जा कर लिया और 3 दिनों तक यहाँ सरकार चलाते रहे। मोहम्मदाबाद के तहसील कार्यालय आज भी राजनीतिक आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ आने वाले की सूची में उन 4 लोगों के नाम भी शामिल है जो या तो भारत के प्रधानमंत्री थे या बाद में मनाए गए। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी मुख्यमंत्री यहाँ आ चुके हैं, लेकिन ये विशेष रूप से यहाँ 18 अगस्त को ही आते हैं। आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र को एजेंसी इलाके के नाम से जाना जाता है। अगस्त 1922 में यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। प्रारंभ में जो कुछ स्थानीय गुस्से की वजह से हुआ, उसने बाद में व्यापक राजनीतिक रूप ले लिया। एक गैर आदिवासी अल्लूरी रामचंद्र राजू, जिन्हें लोग सीताराम राजू के नाम से जानते हैं, ने मान्यम विद्रोह में पहाड़ी आदिवासियों का नेतृत्व किया था। स्थानीय लोग इस विद्रोह को इसी नाम से याद करते हैं। यहाँ लोग केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं चाहते। 1922 तक आते आते उन्होंने राज को उखाड़ फेंकने की लड़ाई शुरू कर दी। विद्रोहियों ने एजेंसी क्षेत्र में मौजूद कई पुलिस स्टेशनों, जिनमें से एक राजा वोमंगी पुलिस स्टेशन भी है, पर हमला करके अपने इरादे बता दिए थे। 27 वर्ष की आयु में राजू को मार दिया गया।